देखो आज हमारी तीसरी क्लास। पिछली क्लास में हमने क्या समझा? पिछली क्लास में हमने पता क्या समझा था? पिछली जब क्लास पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है पिछली क्लास, सबसे ज़्यादा। शुरू की 2 क्लास हो चुकी और दोनों की दोनों ज़बरदस्त क्लास है, याद रखना बात है। पहली क्लास में हमने ये समझा, सिलेबस समझने की कोशिश करी, कैसे कैसे पढ़ना। और पहली क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन समझी, संविधान की परिभाषा समझी। उसके बाद समझने के बाद हमने पता क्या करा, उसके बाद कल की क्लास में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू समझा था, और कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन मोरालिटी भी समझा था। एक तो संवैधानिक मूल्य समझा था, और संवैधानिक नैतिकता, दोनों को पढ़कर हमने अपनी बात खत्म कर दी थी। और संवैधानिक मूल्य हमारे संविधान के अंदर आज भी है, लेकिन वे डेवलपिंग फेज में। डेवलपिंग फेज का मतलब विकासशील अवस्था में, और उन्हें डेवलप करना में, विकसित अवस्था में लेकर आना में, वे हमारे लिए एस्पायरेशन है, वे हमारे लिए आकांक्षा है, उन्हें हम प्राप्त करना चाहते हैं। पिछली क्लास में यही बताया। जो पिछली क्लास थी बड़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू की दोनों क्लास इंपॉर्टेंट है। शुरू की जो 5-6 क्लास आ गई ना, 5 क्लास, आज तीसरी क्लास है ना, क्लास नंबर हमारी 3rd है। शुरू की 5 क्लास आ गई ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हो गई। 5 क्लास करवाने के बाद आज तक पीसीएस में जितने भी सवाल आए हुए और यूपीएससी में जितने भी सवाल आए हुए, वे सारे डिस्कस करूंगा। मैं अपने मुंह से बोल के बताऊंगा कि इसका आंसर ऐसा करोगे, और तुम लिख कर लेकर आओगे सारे के सारे सवाल। इतनी नहीं देख के ना क्लास जाकर देख लिया, देख ली दोनों क्लास, दोनों क्लास देख जाकर, दोनों क्लास जाकर देख लेना, ठीक है। दोनों क्लास बार बार देखोगे, ज़्यादा अनुभव हो जाएगा। यानी जो फियर्स हो ना, लिखने वाला जो फियर्स हो वो खत्म हो जाएगा, और उसके सारे जितने भी क्वेश्चन आए हुए सारे साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। उसके बाद कहाँ किसी को टाइम मिलेगा? सही, आज तक जितने भी जोन से टॉपिक्स आए ना, वो सारे डिस्कस करते चलेंगे, तो बताएंगे लिखते कैसा। सही बात है, लिखने का जो फियर्स हो वो भी समाप्त हो जाएगा, ठीक। और जो छोटे छोटे पेपर वैसे ही मैंने कहा 10 क्लास तो तुम छेड़ना नहीं बिल्कुल भी। जो छोटा मोटा काम है ना, वो तो बाद में स्टार्ट हो, छोटे छोटे वनडे पेपर का एग्जाम का, वनडे वाले का मैं वही बंद करवा दूंगा पूरा का पूरा। सही बात है, तो हम लिखते भी चलेंगे और समझते भी चलेंगे, क्या बला हो। सारे क्वेश्चन जितने भी आज तक आए थे, यूपीएससी के अंदर भी और पीसीएस के अंदर भी, कोई सा भी एग्जाम हो, तो उनका उत्तर कैसे लिखते हैं। जहाँ तुमने 10-12-15 क्वेश्चन लिखे ना, उसके बाद तुम्हारे अंदर का जो फियर्स है वो बाहर निकल कर भाग जाएगा परमानेंट के लिए। आराम से लिखोगे और खूब लिखोगे, भर भर कर लिखोगे। समझ की बात है, ठीक। तो चलो आज हम बात करते हैं कि साइलेंट फीचर्स क्या हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भारतीय संविधान की विशेषताएं, फैसेट्स नंबर हमारा 3 है। कल की क्लास में हमने, ओए समझे? तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा, जैसे नोट्स खोल लेंगे, नोट्स के अंदर सारे क्वेश्चन दिखा देंगे, 10 क्वेश्चन के आसपास, 9 क्वेश्चन, 8-9 क्वेश्चन दिखा देंगे। 9 के 9 क्वेश्चन पहले मैं समझा देता हूँ क्या क्वेश्चन है, क्योंकि जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ाऊंगा, साइलेंट फीचर्स पढ़ाऊंगा किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो उसके अंदर सारे उत्तरों के जवाब मिलते चले जाएंगे, सारे आंसर मिलते, सबके आंसर मिलते चले जाएंगे सर आप। फिर मैं सारे डिस्कस करूंगा। देखो इसका इंट्रोडक्शन ऐसे लिखेंगे, सही बात है। देखो इसका फिर जो भूमिका ऐसे लिखेंगे इसकी, फिर इसका बॉडी पार्ट ऐसे लिखेंगे, बीच वाला भाग ऐसे लिखेंगे, इसका कंक्लूजन ऐसे होगा, सारे बोल के बताऊंगा मैं। और ऐसे करके तुमको सारे उत्तर लिख कर देखने, सही बात है, ठीक। मैंने कहा ना, ये जो क्लास है ना, ये 42 ईयर्स तक काम आगे। जब तक तुम जिंदे रहोगे, नौकरी पर भी चले जाओगे, तब तक भी तुम्हें सारे क्लास से काम आगे, तब तक भी तुम लिख रहोगे बैठ कर। समझ नहीं बात है, 42 जब तक भी पीसीएस का एग्जाम दोगे, यूपीएससी का दोगे, यूपीएससी की एज खत्म हो जाएगी, उसके बाद फिर पीसीएस पे चले जाओगे, पीसीएस पे मूव कर जाओगे, तभी ये क्लास काम की आगे। समझ नहीं बात या, तब ये क्लास काम की आगे। इसलिए मैं इनकी गुणवत्ता खराब नहीं करना चाहता बिल्कुल भी, दूसरों के चक्कर में। जिसे देखनी हो देखो, नहीं देखो ना देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को। कम बच्चे देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये हो कि जिंदा रहनी चाहिए क्लास। सही बात है, उसमें सारा मेंस का डेटा भी इंक्लूड करूंगा मैं, उसकी गुणवत्ता कम नहीं कर सकता, बढ़ा ही सकता हूँ। सही बात है, अच्छे टीचर की पहचान हो, उसकी क्वालिटी यही हो कि वो क्या करेगा, कभी गुणवत्ता में कमी नहीं करने, कभी गुणवत्ता में कभी कमी नहीं करने का, बढ़ता चला जाऊंगा। समझ बहुत कुछ नया नया बताता रहूंगा। भारतीय संविधान की विशेषताएं, साइलेंट फीचर्स क्या हो किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साइलेंट फीचर्स समझने के लिए अब हम सबसे पहले कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास, जो नोट्स में भी लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन कौन सा, नोट्स में लिखना नहीं, समझ बात है। नोट्स में तुम्हारे पास जो भेजा गया तो मैंने लिखा हुआ इसमें, ठीक है। जो यूट्यूब वाला देख रहा होगा चाहे तो लिख सकता, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कौन सा होगा, समझ लो, ध्यान लगा क्या क्वेश्चन था। देखो कि तुम नोट्स है तुम्हारे पास, देखो भारतीय क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यूं की जो हो, पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हो, ये सवाल, ये जो हेडिंग वाइज सवाल है, उसके लिए भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी हो, विशेषता है तो कौन कौन से विशेषता ले। ये पहला क्वेश्चन गलत लिखा हुआ नोट्स के अंदर, सही क्वेश्चन पता क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताओं को बताना, ये क्वेश्चन है। सही बात है, पहला क्वेश्चन भारतीय संविधान की विशेषताओं को बताना। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान इतना बड़ा हो चुका, उसकी बड़े होने के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी है। सही बात है, भारतीय क्वेश्चन नहीं होता कि भारतीय संविधान इतना विशाल का संविधान हो चुका, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर है जो इतना बड़ा संविधान हो चुका, भारत का संविधान, पूरी दुनिया का संविधान, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे पास है, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, कौन कौन से फैक्टर है, क्यों इतना बड़ा हो चुका है, ये क्वेश्चन। समझ आई बात है। दूसरा क्वेश्चन बताओ क्या था, दूसरा क्वेश्चन, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग, जो हमारे पास लॉयर है ना, उनके लिए तो यार स्वर्ग है, क्यों है, इस पर कमेंट करना।
कमेंट करना, इसके बारे में लिखना। पीसीएस में क्वेश्चन आते हैं ऐसा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग, आरोप लगाते हैं कुछ लोग हम पर कि क्या सच में भारतीय संविधान वकीलों का वर्ग स्वर्ग, और है तो फिर क्यों, इस पर हम टिप्पणी करेंगे, इसके बारे में बताएंगे तुम। इस क्वेश्चन का उत्तर भी लिखेंगे, सही बात कहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे, क्या उसका उत्तर होगा, सबके उत्तर मिलेंगे, बाद में जाकर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। पिछली बार भले नहीं लिखे हो लेकिन इस बार जरूर लिखेंगे, समझ बात है। चलो उसके बाद भारतीय संविधान, कुछ लोग ना देखो 30 नंबर का क्वेश्चन है, कुछ लोग भारतीय संविधान पर आरोप लगाते हैं, पता क्या आरोप लगाते हैं, ये तो एक उधार का थैला, इसमें तो बहुत सारे प्रावधान है जो दूसरे देशों तो कॉपी कर रखे, तुम देखिए जांच पड़ताल करेंगे या सच में उधार का थैला आयो, सही बात है, उधार का थैला, उधार लिया, ग्रसित करा गया, एडोप्ट करा गया, और आरोप लगाया जा रहा है उधार का थैला एक प्रकार का कि भारत का संविधान, इस पर हमें कमेंट करना, सच में बताना क्या सच में उधार का थैला, क्या सारा का सारा कॉपी मार लिया गया। यहाँ जो हमारे इंडिया के अंदर जो अंबेडकर को नहीं पसंद करने वाले लोग, जो अंबेडकर की आलोचना करते हैं, इस बात पर आरोप लगाते हैं अंबेडकर पर, जो भारतीय संविधान को कॉपी पेस्ट कर रखा है, कॉपी पेस्ट यानी वहां तो उठा के सारा का सारा यहाँ कॉपी कर दिया, अपनी मूल भाषा में कुछ भी नहीं लिखा गया, सही बात है। लेकिन हम इस बात पर डिबेट करेंगे, सच में इंडिया के अंदर भी इसमें चीज में डिबेट चलती रहती है, इतने बड़े गधे लोग उन्हें जानकारी नहीं है, तो तुम्हें पता करना कि क्या सच में भारतीय संविधान कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये समझना जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉपी पेस्ट है या फिर सच में ही उसके अंदर कुछ और संशोधित करके रखा गया। देखेंगे आरोप लगाने वाले की बात किस हद तक सही है और किस हद तक नहीं सही है, क्योंकि जो डिबेट के मुद्दे वही क्वेश्चन मांगा, पॉलिटिक्स के अंदर जो डिबेट का मुद्दा होगा वही क्वेश्चन मांगा, याद रखना बात है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन वही फिर दूसरा क्वेश्चन वही घूम फिर के चौथे नंबर का जो क्वेश्चन आया, क्वेश्चन आया कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, हेलो, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, हमारे संविधान निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, उनके मनो मस्तिष्क के चिंतन का नतीजा आयो, या फिर हम ऐसा कह सके, या फिर वो इसमें उनमें कुछ भी मूल नहीं है, मूल का मतलब उनमें ओरिजिनलिटी नहीं है इसके अंदर, यह सारा का सारा उन्होंने कॉपी करा, वही कॉपी वाली बात आ गई, आरोप लगाया जा रहा है इन्होंने कुछ अपनी मूल भाषा में भी लिखा, ये सारा का सारा कॉपी उठा गया, या नेहरू रिपोर्ट का सारा भर दिया, या भारत शासन अधिनियम 1935, या इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, जो गवर्नमेंट एक्ट 1935 का, उस सीधा का सीधा इसमें उठाकर रख दिया गया, कॉपी कर रखा, या सच में फिर अपनी तरफ से लिखा उन्होंने, कुछ ओरिजिनलिटी है उसके अंदर, इस बात पर डिबेट चलेगी। चौथा क्वेश्चन भी यही है। पांचवा क्वेश्चन पता क्या है, पांचवें क्वेश्चन में समझेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम क्या हो और जो हमारे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट्री सिस्टम क्या हो, अमेरिका के अंदर कैसा काम चले और इंडिया के अंदर कैसे काम चले। हमारा जब संविधान बनाया गया तो उसके अंदर कौन कौन सी व्यवस्था अपनाई, तो हमने संसदीय शासन व्यवस्था क्यों बनाई, हमने संसदीय शासन व्यवस्था का मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट्री सिस्टम हमने क्यों अपनाया, जो हमारे पास अध्यक्ष शासन व्यवस्था हमने क्यों नहीं अपनाई, अमेरिका वाली व्यवस्था हमने यहाँ क्यों नहीं अपनाई, समझेंगे दोनों में क्या डिफरेंस हो, सही बात है। आगे चलते हैं, अगले सवाल पूछ रहा है जो कल मैंने तुम बताया था, भारतीय संविधान के अंदर जो प्रावधान हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन हो, हेलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रोविजन हो, भारतीय संविधान के अंदर जो प्रावधान हो ना, वो नम्य और अनम्य दोनों का मिक्सचर हो, दोनों का सम्मिश्रण हो, फ्लेक्सिबल भी है, नॉन फ्लेक्सिबल भी है, फ्लेक्सिबल भी है, रिजिड भी है, दोनों के दोनों जो प्रोविजन हो उसके अंदर डाल रखे, क्यों डाल रखे हमने, क्या है इस पर कल भी बात करी थी, आज भी डिबेट होगी इस पर। अगला क्वेश्चन हमारे पास, अगला क्वेश्चन भी हुई है, सातवां क्वेश्चन भी हुई है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है। नौवां क्वेश्चन में समझाएंगे हम जो फंडामेंटल राइट्स हो हमारे और फंडामेंटल ड्यूटीज हो, उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हो, समझ बात है। एक तो फंडामेंटल राइट्स हो, एक फंडामेंटल ड्यूटीज हो, किस चीज को फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, किस चीज को फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं, इन क्वेश्चनों के उत्तर मिलने वाले हैं। ये 9 क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिए, कितने क्वेश्चन है 9, और 9 के 9 क्वेश्चन का उत्तर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे तुम आराम से लिख सकते हो, कैसे कैसे इसकी कहां से शुरुआत करनी। इसके अलावा और भी क्वेश्चन में डिस्कस करवा सकता हूँ, लिखवा सकता हूँ, लेकिन हाँ पीसीएस में आए हुए सारे क्वेश्चन और यूपीएससी में आए सारे क्वेश्चन में बोर्ड पर लिख कर चले जाऊंगा, डिस्कस करके चलाऊंगा। देखो यहाँ तो इसका इंट्रोडक्शन चलेगा, एक क्लास ले लें क्या जा रहा है इसमें, 1-2 क्लास में आराम से 2 घंटे में सारे क्वेश्चन समाप्त हो जाए, समझने की बात है, ताकि तुम्हें पता तो लोगों हम पढ़ क्या रहे, ठीक। लेकिन आज जो हम समझेंगे बड़ी काम की चीजें, ध्यान से समझना अच्छे तरीके से, ठीक। फंडामेंटल राइट्स पढ़ लेंगे आते ही। सबसे पहले लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़े, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ये तो सब आसान है, कोई भी पढ़ लेगा। इसके बाद यही पढ़ाना, लिखोगे कैसे, बहुत बड़ी चीज है, ठीक। अब हम क्या चलेंगे, अब आ जाओ संविधान की विशेषताओं में, ठीक। संविधान की विशेषताओं में, जब संविधान की विशेषताओं में आओगे, पहली खास बात, पहला पॉइंट आज की क्लास का पहला पॉइंट, जब संविधान की विशेषता में होंगे, साइलेंट फीचर होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, पहली खास बात, ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यस, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, पूरे विश्व का सबसे बड़ा संविधान, इंग्लिश में सब लिखा मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएंगे उसके नोट। विश्व का सबसे बड़ा संविधान, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जो इसकी विशेषता सबसे बड़ा संविधान, याद रहिए बात है, पूरी दुनिया में विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। अच्छा सर और बताओ उसके बारे में, पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछ ले भाई, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं, सही बात है। क्या विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? यस, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कोई संविधान नहीं है, सही बात है। इस बात को मैं डिबेट भी करूंगा इस पर कि सबसे बड़ा संविधान क्यों है। अरे जहां अमेरिका के संविधान में, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर केवल 7 अनुच्छेद है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान उठाओगे केवल 128 अनुच्छेद है, अब भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है। पूरी दुनिया में सबसे बड़े डेमोक्रेसी में जी रहे हैं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में, इससे बड़ी कोई डेमोक्रेसी नहीं है।
तो भारत का संविधान, हेलो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी दुनिया के अंदर, पूरी विश्व का सबसे बड़ा संविधान हम ले घूम रहे हैं। अच्छा, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में जी रहे हम। हाँ, अच्छा, डेमोक्रेसी हमारे यहाँ इमिच्योरिटी में इमिच्योरिटी, इमिच्योर हिंदी में कहते हैं अपरिपक्व, अपरिपक्व अवस्था में। अभी हम परिपक्व अवस्था बना देंगे, जब तक तुमने देश का प्रधानमंत्री बना देंगे ना, तब तक क्या इसी अवस्था हो जाएगी। समझ नहीं बात है? तो मेरा सभी से निवेदन है, सही बात है, मुझे आराम से भर भर के वोट दो, ठीक है? फिर देखते हैं क्या होगा। दूसरे नंबर पर जाओ। कौन से नंबर पर? दूसरे नंबर पर। चलो, दूसरी खास बात मैंने तुम्हें बताया था, जो भारतीय संविधान की विशेषता का मतलब क्या हो। यार मैं क्या हूँ, सोनी भाई जी है, हाँ सर, इनकी विशेषता बता दो। चलो, पहली खास बात, ये पढ़ाते हैं, अच्छा। दूसरा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हंसा हंसा कर पढ़ाते हैं, बुझाते भी है। सही बात है, कभी कभी इनका मूड भी खराब हो जाता है, बहुत सारी विशेषताएं होगी। ऐसा करके पूरा एक पेज भर दो, ये संविधान के बारे में बता दो, ये पढ़ाइए और क्या है, संविधान के बारे में बता दो। नहीं बात है, ये तो मेरे बारे में बता रहे। अच्छा, चलो, 90 प्लस अनम्य प्रावधान है इसके अंदर। जो भारतीय संविधान है ना, उसके जो प्रावधान है वे 90 भी है, 90 और कैसे अनम्य। 90 का मतलब क्या? फ्लेक्सिबल। अच्छा, इसका मतलब क्या? नॉन फ्लेक्सिबल या रिजिड भी कह सकते हैं, रिजिड, रिजिड। तो भारतीय संविधान के प्रावधान, भारतीय संविधान के अंदर जिसके 90 और अनम्य प्रावधान है, उसके अंदर जो लिखी हुई बात है ना, कुछ ऐसी बात भी है जो बहुत खतरनाक है, जिसे बदला भी नहीं जा सकता। कुछ ऐसी एकदम बदल जाएगी बातें, समझी बात है, जिन्हें बदलने के लिए कठोर अनुप्रक्रिया का पालन नहीं करना पड़ेगा। समझी बात, या तो 90 प्रावधान होंगे, और जिन्हें बदलने के लिए सच में कठोर प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ेगा, ऐसी प्रावधान को हम अनम्य प्रावधान कहते हैं, और दोनों ही भारतीय संविधान के अंदर लिखे हुए। आइए कुछ इस प्रकार समझ लेते हैं सर। कुछ 90 प्रावधान कैसे हो, जिसे तुम आसानी से बदल सकते हो। जैसे किसी राज्य की सीमा में बदलाव करना हो, किसी राज्य के नाम में बदलाव करना हो, आराम से राज्य का नाम बदला जा सकता है। उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था ना पहले, उसका नाम उत्तराखंड नहीं करा बाद में जाकर। तो किसी राज्य के नाम में बदलाव करना हो, उसकी सीमा में बदलाव करना हो, चलो ये तो आसान प्रावधान है, इन्हें तो बदलना आसान है। जैसे राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का कार्यकाल बढ़ाना हो, ये भी आसान प्रावधान है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल बढ़ाना हो, या फिर कुछ भी छोटे छोटे प्रावधान जिसे बदलना आसान है, जिसे बदलना आसान है, तो उन्होंने बोला 90 प्रावधान, उन्होंने बोला फ्लेक्सिबल प्रोविजन, फ्लेक्सिबल प्रोविजन। और जिन्हें बदलना आसान नहीं है ना, जैसे फंडामेंटल राइट्स हो गए हमारे पास, मौलिक अधिकार हो गए, वहां लिखा हुआ अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, आर्टिकल 14 to 18 लिखा हुआ राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार लिखा हुआ। तो समानता का अधिकार इतना आसान थोड़ा ही है, थोड़ा ही उसे काट कर बदल कर वहां कुछ और लिख दो, ऐसा समानता का अधिकार लिख दो, ऐसा थोड़ा ही हो जाएगा। बिल्कुल भी उसे बदलना इतना आसान नहीं है, उसे बदलने के लिए कठोर प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ेगा। यस और नो, याद रहेगी बात है। तो उसे बदलने के लिए बहुत कठोर प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ेगा। वो कौन से प्रावधान होंगे? अनम्य प्रावधान, उन्हें बोलते हैं रिजिड प्रोविजन, रिजिड प्रोविजन, नॉन फ्लेक्सिबल प्रोविजन। याद रहेगी बात है। अच्छा, चलो और बताओ सर जी, और भी चलते हैं, कोई बात नहीं भाई। तीसरी खास बात क्या होगी इसकी? तीसरी खास बात इसकी यही होगी, अगर तुमसे और पूछा जा कि बताओ वो भारतीय संविधान की क्या विशेषता हो, तो तीसरे नंबर की विशेषता होगी, इसमें ना मौलिक अधिकार भी है और फंडामेंटल, एक तो इसके अंदर दो, एक तो इसके अंदर ना भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार भी है, भारतीय संविधान में है नहीं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं। मौलिक अधिकार को इसे बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स है मौलिक अधिकार, हाँ है। कहां तक, कहां सी? भारतीय संविधान के भाग 3 में रखे हुए। सुनूंगा क्या बात बता रहा हूँ? भारतीय संविधान के भाग 3 में रखे हुए मौलिक अधिकार, और भाग 3 का मतलब पार्ट 3 में रखे हुए। टोटल कितने पार्ट? 22 पार्ट। तीसरे नंबर का जो पार्ट है ना, भाग 3, भाग 3 के अंदर मौलिक अधिकार है। और जो मौलिक अधिकार है ना, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, 36 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के जो मौलिक अधिकार है, 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन करा गया। तो वही बात है, टोटल 395 अनुच्छेद, 395 तक 12 से लेकर जो 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख करा गया। भारतीय संविधान की विशेषताएं, और मौलिक अधिकार तो है ही, साथ साथ मौलिक अधिकार तो जो नागरिक हमारे यहाँ के सिटीजन, जो हमारे यहाँ के नागरिक सिटीजन, उनके अधिकार प्रदान करने के लिए, मतलब उनकी सुरक्षा करने के लिए, सही बात है, उनके लिए। लेकिन जो मौलिक कर्तव्य, वे मौलिक कर्तव्य भी इसका भी समावेश है, मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज भी है। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज का क्या मतलब हो भैया? मौलिक कर्तव्य। कौन से कर्तव्य? मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य। ये तो रिटेक्शंस लगाते हैं किस पर? राज्य पर। रिटेक्शंस मतलब प्रतिबंध लगाते हैं किस पर? राज्य पर, उसके विरुद्ध प्राप्त। मौलिक अधिकार हो राज्य के विरुद्ध प्राप्त हो। राज्य का मतलब यहाँ हमारे पास देश है, सही बात है, क्योंकि अधिकार किसे दिए गए? तुम किसके खिलाफ दिए गए? राज्य के खिलाफ दिए गए। तो राज्य के विरोध में प्राप्त अवधारणा है। ध्यान से सुनो नहीं जो मैं बात बता रहा हूँ, यही लाइन पेपर में पूछ रखी। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त, तो मौलिक अधिकार हुए, और ये फंडामेंटल ड्यूटीज हुई। ये फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब हमारा मौलिक कर्तव्य क्या है? भारतीय संविधान पढ़ोगे, उसका अनुच्छेद 51 पढ़ोगे, 51 में जाकर 11 मौलिक कर्तव्यों की बात कर रखी। 11 क्या 51 नियम ही तो, हाँ 51 नियम में जाकर मौलिक कर्तव्य की बात कर रखी, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। अच्छा, तो मौलिक कर्तव्य,
चलो मौलिक कर्तव्य भी है। इसका मतलब 3 लाइन तो हमारा आराम से मिल चुकी लिखने के लिए। अगर तुमसे पूछा कि बताओ भारतीय संविधान की विशेषता, पहली खास बात, भारतीय संविधान पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है, पहली खास बात। दूसरा, भारतीय संविधान के अंदर नम्य और अनम्य प्रावधानों का अद्भुत वितरण किया गया। तीसरी विशेषता, भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। भारतीय संविधान के अंदर मौलिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया। फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल जो हमारे पास ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स है उसे इंक्लूड करा गया, उसका समावेश किया गया। 3 लाइन समझ में आ गई, आराम से लिख दोगे, लिखनी पड़ेगी और कई बार आगा पेपर में सवाल ही, क्योंकि यहाँ तक समाज में पेपर में सवाल आगा भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता है। 4-5 लाइन तो तुम आराम से बड़े प्यार से याद करवा दूंगा मैं। चौथे नंबर पर जाओ, और क्या खास बात हो उसकी, और खास बात हो उसकी, इसके अंदर ना भारतीय संविधान के अंदर एकल न्यायपालिका, भारतीय संविधान के अंदर, भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में एकल न्यायपालिका, सिंगल जुडिशरी सिस्टम हमारे यहाँ। सिंगल जुडिशरी सिस्टम का मतलब, अगर तुम अनुच्छेद 124 पढ़ोगे ना, देखो यहाँ से आर्टिकल 124 पढ़ोगे, आर्टिकल 124 का मतलब पढ़े, देखो यहाँ पढ़ो, आर्टिकल 124 पढ़ोगे तो इसका मतलब समझ जाओ, वहाँ एकल न्यायपालिका का प्रावधान है, एकल न्यायपालिका, न्यायपालिका का प्रावधान। इसका मतलब समझेंगे क्या हो, एकल न्यायपालिका, सिंगल जुडिशरी सिस्टम हम। सिंगल जुडिशरी सिस्टम क्या हमारे पास, पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास हमारे पास हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट के बाद हमारे पास क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का। देखो सिंगल जुडिशरी सिस्टम, कौन सा सिस्टम, सिंगल जुडिशरी सिस्टम, एकल न्यायपालिका। कौन सी, एकल न्यायपालिका का प्रावधान, प्रोविजन हमारे संविधान के अंदर। भारतीय संविधान की विशेषता पढ़ रहे, भारतीय संविधान क्यों नहीं लिखा यार, भारतीय संविधान की विशेषता है, याद रहेगी बात है। कितनी लाइन पता लग चुकी, मैं 4 लाइन पता लग चुकी। 5वें नंबर की लाइन जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लो, ठीक। 5वें नंबर की लाइन, 5 लाइन तो तुम्हारी जुबान पर कंठस्थ होनी चाहिए 24 घंटे, और अपने दिमाग से भी सोच सको। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुमने पढ़ रखा है ना, तो बताओ कि भारतीय संविधान के अंदर 5वें नंबर की लाइन क्या है, भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषता हो सके। इसके अंदर ना एकल नागरिकता का प्रावधान है, एकल सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या हो, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब पता क्या हो, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब हो, भाई साहब, भारतीय संविधान के अंदर कोई भी व्यक्ति केवल भारत का नागरिक होगा, कभी किसी जगह का नागरिक नहीं हो सकता। मैं तुमने कहा कभी कि मैं उत्तराखंड का नागरिक हूँ, कभी कह भी मत देना, चटा लगा गाल पर, सही बात है, ठीक। जम्मू कश्मीर को छोड़कर पहले लोग वहां कहते हैं जम्मू कश्मीर के नागरिक, लेकिन अब तो उसे भी एक कर दिया गया, तो आप पूरे भारत में कहीं भी खड़े होकर नहीं कह सकते मैं किसी राज्य का नागरिक हूँ, आपको यही कहना होगा मैं इंडियन सिटीजन हूँ। क्या हूँ, इंडियन सिटीजन। जो नहीं कह सकते आप उत्तर प्रदेश के नागरिक हो, आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो सको, सही बात है, समझ बात या, निवासी हो सको, आप किसी एक क्षेत्र के निवासी हो सको, लेकिन नागरिक आप भारत के कहलाओगे। तो इसलिए कहते हैं यहाँ हमारे यहाँ एकल नागरिकता का प्रावधान है। क्या है, याद रही बात है, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान, नागरिकता का प्रावधान, प्रावधान मतलब प्रोविजन। हमारे संविधान के अंदर 5 विशेषता तो हमारे आराम से भर भर के दिखाई दे रही, यस सर नो, ठीक। दोस्त, भारतीय संविधान की और क्या विशेषता, भारतीय संविधान के अंदर 6 पॉइंट याद होने चाहिए, कहीं भी लिखने पड़ जाएंगे, कहीं भी तुम्हें जब ये विशेषता पूछूंगा तुमसे। भारतीय संविधान की विशेषता आओ, भारतीय संविधान के अंदर सरकार का संसदात्मक स्वरूप अपनाया गया। पूरी दुनिया में सरकार के 2 रूप चला, 2 रूप हो सरकार के, एक तो हो हमारा संसदात्मक स्वरूप, एक हो अध्यक्षात्मक स्वरूप। सरकार का जो संसदात्मक स्वरूप है ना, वो अपनाया हमने। इसका मतलब पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम वो हमने अपनाया, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंटरी सिस्टम हमने नहीं अपनाया। एक तो हो हमारे पास संसदीय प्रकार की सरकार, संसदीय प्रकार की सरकार जो हमने ब्रिटेन से लेकर आए। एक हो अध्यक्षात्मक प्रकार की सरकार जो हम अमेरिका से लेकर आए। अमेरिका वाली व्यवस्था को हमने नहीं अपनाया, ब्रिटेन वाली व्यवस्था को अपने देश के अंदर हमने देश के संविधान के अंदर रखा। क्यों रखा वो बाद में बात करेंगे। अगर तुमसे पूछने लगे भारतीय संविधान की विशेषता बताओ, ये 6 पॉइंट तुम्हारी जुबान पर कंठस्थ होने चाहिए। अगर तुमसे पूछे भारतीय संविधान की विशेषताओं के अंदर ये 5 पॉइंट याद, 6 पॉइंट जानने। 6ठे नंबर का पॉइंट, हमने भारतीय संविधान के अंदर ना क्या खास बात है, ध्यान से सुनना। 6ठे नंबर पर भारतीय संविधान, ध्यान ध्यान, भारतीय संविधान में सरकार का बताओ कौन सा रूप बना रखा, सरकार संसदात्मक, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम, संसदात्मक। ठीक, तो सरकार का हमने कौन सा रूप अपना रखा, संसदात्मक स्वरूप, संसदात्मक, याद रहेगी बात है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम अपना रखा हमने, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम ये अपना रखा हमने। और ये सिंगल सिटीजनशिप हमारे पास, क्या है, सिंगल सिटीजनशिप,
याद रही हमारे पास, ये एकल न्याय सिंगल जुडिशरी होगी हमारे पास, ये सिंगल जुडिशरी होगी, ये मैंने बताई थी वहाँ, फ्लेक्सिबल हुई है, पूरा मेजर कॉन्स्टिट्यूशन, पूरी दुनिया का मेजर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। याद रहेगी बात है। चले चलो, कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट। अगर मैं तुमसे पूछूं बताओ भारतीय संविधान की विशेषता बताओ, तो भारतीय संविधान की विशेषता में 6 लाइन आराम से लिखी जा सके नहीं, 6 लाइन का मतलब 60 शब्द आराम से लिखे तुम्हें लिखने के लिए। और जो हमारा पीसीएस का एग्जाम हो ना, उसमें आराम से 60-70 शब्द इस तरह लिखने अलग अलग पीसीएस का एग्जाम। तो क्या लिखोगे? पहले खास बात, भारतीय संविधान पूरी दुनिया का या पूरे विश्व का सबसे विशाल का संविधान है। बोल कर देखो, भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल का संविधान। दूसरी लाइन क्या लिखोगे? भारतीय संविधान के अंदर नम्य और अनम्य प्रावधानों का सम्मिश्रण किया गया है। भारतीय संविधान के अंदर नम्य और अनम्य प्रावधानों का अद्भुत मिश्रण है। सही बात है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है। इसी चीज को इंग्लिश में लिखा जा सकता है, नोट्स में सब मिलेगी, लिखी हुई है। समझ में बात है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका का प्रावधान है। बोल दोगे इस लाइन को? भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुसार हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका का प्रावधान है। ये तो विशेषता है इसकी। उसके बाद हमारे यहाँ भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का संसदात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में सरकार के संसदात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को अगर 50-60 शब्दों में पूछो तो ये 5 लाइन लिखकर आराम से काम चल जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर पूछो 150 शब्दों में, फिर कैसे लिखोगे? फिर वाट लग जाएगी, नहीं लग जाएगी। फिर पता क्या करोगे? इस लाइन को थोड़ा और विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा, फिर इस लाइन को और विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा, फिर इस लाइन को और विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा, इस लाइन को 6 की 6 लाइन को विस्तार पूर्वक समझाना पड़ेगा, और वही 1.5-2 पेज भरेगा आराम से जाएगा। अब वही हम एक काम करते हैं, इस चीज को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। कैसे भारतीय संविधान एक विशाल का संविधान है, कैसे इसमें नम्य प्रावधानों का विचरण कर रखा है, मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य क्या हो, जो अधिकार कितने प्रकार के हो। अब सभी चीजों को समझेंगे, ये सभी समझेंगे, सब चीजों को समझेंगे करके। ये सुन लो, जितना भी क्वेश्चन को जितना खोल लो, और वो तो नॉलेज एक प्रकार की। सही बात है। कभी भी इस तरह नहीं होता कि सारे आर्टिकल एक साथ याद करने बैठ के। मैं यूट्यूब पे ऐसे वीडियो देखता हूँ, अनुच्छेद 1 से लेकर 395 तक कैसे याद करे। क्या कर रहे हो? क्या ये बर्बाद कर देगा बच्चों, घातक हो सके उसके लिए। तो अपनी मेमोरी कहाँ इन्वेस्ट कर रहा हो? पेपर जब उठा कर देखा ना, एक सिंगल आर्टिकल नहीं आ रहा सुन। ऐसा आर्टिकल है जो बहुत फेमस पॉपुलर आर्टिकल हो, जोड़ जोड़ कर पढ़ाया चीजों को। सही बात है। अब जिन्होंने आर्टिकल बनाए होंगे, उठा कर जाकर लिखे होंगे, उनका मकसद ऐसा रहा है तुम जाकर रटवाना स्टार्ट कर दो। बेवकूफ गधे कहीं के मास्टर। सही बात है। ऐसे थोड़ा ही नो याद 395 कौन याद कर लगा? क्यों याद करना? सर्वदर्द एनर्जी को वहां वेस्ट करना चाहिए जहां सच में कुछ उसका आउटपुट निकल कर आता हो। चले, अब हम क्या करेंगे? चलो अब हम देखेंगे भारतीय संविधान वो विशालकाय संविधान, भारत का संविधान एक विशालकाय संविधान, बड़ा संविधान। क्यों? इसके पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार है, कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं कि भारत का संविधान इतना बड़ा क्यों हो चुका। सही में बात है। मैं दोबारा फिर समझा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, तुम ध्यान से समझना अच्छे तरीके से। वे कौन कौन से भारत, अगला पहला पॉइंट, इस क्वेश्चन का उत्तर आराम से मिल जाएगा। भारत के संविधान के विशालकाय होने के उत्तरदायी कारक, भारत के संविधान के विशालकाय होने के, भारत का संविधान इतना बड़ा हो चुका, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं। यस और नो? ठीक। सोनू भाई जी है, हाँ पहले पढ़ाते थे, हाँ सर पढ़ाते थे, भी ऑफलाइन पढ़ाते थे, ऑफलाइन। ऐसा क्या हो चुका, ये बहुत अमीर आदमी बन चुके, बहुत दूर दूर घूमने जा रहे हैं आप। ठीक है, अब जरा ये बताओ बड़े कौन कौन से पीछे आपके पीछे कारक काम कर रहे हैं। अब तुम इससे बताइए दो, भारतीय भाई जी के इतने अमीर आदमी बनने के पीछे कौन कौन से कारक जिम्मेदार है। सही बात है। और आराम से एक करके लिखते चले जाना। ये सवाल इस संविधान के साथ और क्या है, आ जाओ। चले सुनो, भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान विशालकाय संविधान नहीं है। हाँ सर, विशालकाय संविधान मेजर कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो सर ये इतना मेजर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होगी हमारे पास यार। जब लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होगी, इसके पीछे कोई कोई फैक्टर तो काम कर रहे होंगे सर। हाँ फैक्टर काम कर रहे, कौन कौन से फैक्टर सर बता दो, हम लिख लेंगे आराम से। आ जाओ, देखो कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे, घबरा क्यों रहे तुम, आ जाओ। इसका मतलब भारतीय संविधान के, हेलो, भारतीय संविधान के विशालकाय यानी बहुत बड़ा संविधान होने के, विशालकाय होने के उत्तरदायी कारक मतलब फैक्टर, कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इतना बड़ा हो चुका। भारतीय संविधान के विशालकाय होने के उत्तरदायी कारक। सही बात। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। दोबारा फिर समझ लो, या लाइन इंग्लिश में सुन लूंगा क्या बताया हूं मैं। सही बात है। मैं पूछ रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा मेजर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हो चुका है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सही बात है। बता क्या बताया मैंने अभी, इंग्लिश में बता, बकवास ना हो। हाँ हाँ, नौकरी लगने के बाद ही पढ़ाना।
सही बात है, पढ़ाएगी तो तभी तो पता रहेगा। आधे बहुत सारे जो स्टूडेंट जो सिलेक्टेड हो चुके यूपीएससी में भी, पीसीएस में भी सिलेक्टेड हो और आज भी पढ़ाते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, समाज को जागरूक करने का प्रयास करते हैं, और तुम्हें भी करना चाहिए इसी तरह। सही बात है, यूं नहीं है कि से पढ़कर सिर्फ वहीं छोड़ दिया, कल तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, नौकरी भी लगेगी, सब होगा धीरे धीरे। कभी भी तुम एक जैसे नहीं रहोगे, हर दिन तुम बदल ले। कभी भी अगर तुम पहचान ना अपने आप को, सच में तुम बदल ले, हाँ सच में तुम बदल ले। हर दिन तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। इस बात को समझने के लिए तुम्हें क्षणिकवाद पढ़ना होगा, जाकर यूट्यूब पर, गूगल पर जाकर क्षणिकवाद क्या हो। मनुष्य लगातार परिवर्तनशील है। इससे पहले तुम कुछ और थे, 1 घंटे बाद कुछ और हो जाओगे यहाँ से। क्षणिकवाद क्या हो, एक प्रकार की थ्योरी है बुद्धिज्म के अंदर। जब कभी भी तुम्हें बुद्धिज्म पढ़ने का मौका मिले तो देखो, भारतीय संविधान के विशालकाय होने के उत्तरदायी कारक, हाँ सर, भारत भाई सोनू भाई जी के इतने अमीर होने के, इतने बड़े आदमी बनने के उत्तरदायी कारक कौन कौन थे? पहली खास बात, ये डिसिप्लिन में अपना काम करते हैं। जो काम करते हैं टाइम टू टाइम करते हैं, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जिंदगी में। इसलिए सोनू भाई जी बहुत अमीर बन गए हैं। पहला पॉइंट पर लगा। सही बात, सोनू भाई जी के अमीर होने के उत्तरदायी कारक निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? पहला कारक, ये बहुत डिसिप्लिन आदमी है। अब जो काम करते हैं अपने डिसिप्लिन में करते। अगर मैं डिसिप्लिन में रहता तो अमीर कैसे बन जाता भाई? सही बात है, मैं दुनिया से 2 घंटे लेट सोता हूँ और 1 घंटा पहले उठ जाता हूँ, तो क्यों अमीर हूँ? सही बात है। अच्छा, भारतीय संविधान क्या होगा? अपनी तारीफ करने में नहीं चूकते आप हैं, तो क्या करो, तो कोई तारीफ करने हम ही कर दो। लाओ, भारतीय संविधान के सुनो, भारतीय संविधान के विशालकाय होने को उत्तरदायी कारक कौन कौन से? पहला पॉइंट आराम से लिख सकते हो, बड़े प्यार के साथ लिखोगे। बताओ भारतीय संविधान का विशालकाय होने के उत्तरदायी कारक कौन कौन से? इसमें सबसे पहली खास बात, जो भारत का संविधान है। अच्छा ये बताओ, जो भारत का संविधान, किसका? भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान। भारत के संविधान के अंदर टोटल कितने अनुच्छेद हैं, ये बताओ पहले। है, तुम्हें कैसे पता लगा भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान है? कैसे पता लगा तुम्हें भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान? वैसे क्या रहो, बस रट्टा मारो, कैसे कहोगे? देखो, जब तक तुम किसी चीज से तुलना नहीं करने ना, तुम पता नहीं लगेगा तुम्हारी वैल्यू, तुम अमीर आदमी हो गरीब आदमी हो। अभी मैं यहाँ इस क्लास में जो बैठे हुए, इनमें सबसे अमीर आदमी कौन है? मैं बैठा हुआ, इतनी देर में तुम्हें बाहर निकाल दो। सही बात है, देखो कॉमन सेंस चेक करो, ठीक है, बाहर कर दो किसने? मैं बैठा हुआ, मतलब यहाँ से, ठीक। बताओ इस क्लास में जितने भी आदमी बैठे हुए, इस मतलब से तुम बताओ मुझे, सबसे अमीर आदमी यहाँ कौन है? ठीक, इसे कॉमन सेंस कहो, यहाँ कोई आदमी नहीं है। समझ नहीं बात है, ठीक है। ऐसे बदतमीजी मत करना बिल्कुल भी जाएगा। सही बात है कि आए चाय लेगा, पानी लेगा, चलो भाई बिना चाय खाएगा पी ली, मैं खाता लेगा जी, चाय तो लेगा, मैं खाते लेगा, पानी तो लेगा, चलो मैं खाते लेगा, पिस टक जाओ मेरी तरह। भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान एक विशालकाय संविधान है। विशालकाय संविधान होने के पीछे कारण है, पहले तुम्हें दूसरों से तुलना करनी पड़ेगी। अगर तुम्हें अपनी अमीरगिरी देखनी है ना, और अपनी अमीरगिरी देखनी, तुम देखो सब तुलना करो, अपने से छोटे व्यक्ति से तुलना करो, तो तुम अपने आप को अमीर पाओगे। समझ बात है। तुम यहाँ अभी गरीब क्यों लग रहे हो मेरे सामने बैठे हो? क्योंकि तुम तुलना मेरे से कर रहे हो, इसे तुम गरीब हो गए। किसी दूसरे तुलना करके देखो, तुम अमीर पाओगे। इसी तरह भारतीय संविधान एक विशालकाय संविधान है, इसकी तुलना करेंगे दूसरे देश के संविधान से। जब हम दूसरे देश के संविधान में देखा कि यार ये तो बहुत छोटा सा, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अमेरिका का संविधान खोल कर देखा, केवल 7 अनुच्छेद है। कितने? ऑस्ट्रेलिया का संविधान खोल कर देखोगे तो उसके अंदर केवल 128 अनुच्छेद है। सही बात है। तो दो लिख दिया मैंने, तीसरा भी लिख सको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बहुत है तुलना करने के लिए। तो जहां भारतीय के संविधान, ऐसे लिखना पड़ेगा, जहां ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 अनुच्छेद है तथा अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद है, वही भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेदों का समावेश किया गया है। जैसे 395 अनुच्छेदों का समावेश करा गया, 395 अनुच्छेद, इससे पता लगा। अच्छा, इससे पता लग गया सच में भारत का संविधान तो बहुत बड़ा संविधान है। अभी यही नहीं गड्डी रुकने की, और ही बताएंगे सब। 22 भाग, कितने भाग भारतीय संविधान के अंदर? 395 तो अनुच्छेद हो गए, 395 क्या हो गए? अनुच्छेद हो। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, अनुच्छेद मतलब आर्टिकल, लिखी हुई बात को हम आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं। वो एक सुंदर सी बात लिखी हुई, अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, पहला अनुच्छेद, दूसरा, तीसरा, ऐसा करके बांट रखा उसे। अच्छा, और बताओ सर जी, जहाँ तो 395 अनुच्छेद है, इसके आगे थोड़ा सा तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। जो हमारे पास ये अमेरिका का संविधान है, किसका? अमेरिका का। जो अमेरिका का संविधान है ना, अमेरिका का संविधान 1787 में बना है। हमसे कई साल पहले बन चुका है, 200-300 साल पहले, 200 साल पहले बन चुका, 100-150 साल पहले अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान में अब बताओ, अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद है? अमेरिका के संविधान में कितने अनुच्छेद? 7 अनुच्छेद। कितने? ऑस्ट्रेलिया के बताओ कितना? 128। नोट्स पर सब लिखा हुआ है, अपने आप भी लिख सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, वहीं अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद और ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद है।
इससे क्या पता लगा है, इस लाइन से ये तो बात वेरीफाई हुई, कौन सी बात वेरीफाई हुई कि सच में भारत का संविधान एक बहुत बड़ा संविधान है। इसे और भारतीय संविधान की और तारीफ करेंगे और ये बताएंगे भारतीय संविधान के बारे में। तो जो भारतीय संविधान है ना, ये बात सबको पता, भारत के संविधान में जो अनुसूचियां, अनुसूची को हम शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल, शेड्यूल लिस्ट हमारे पास है। अनुसूची देखो, अनुसूची, अनुसूची कितनी पता है इसके अंदर कितनी, 12 अनुसूचियां नहीं है, पहला 8 थी, अब कितनी होगी, 12 हो चुकी। भाग कितने, भाग भारतीय संविधान के भाग कितने, 22 भाग। कितने भाग, 22। कितने शब्द टोटल भारतीय संविधान में, शब्द रहने दो, इतने डेप्थ नहीं जाया करते, इतनी बात तो समझ ही नहीं है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो भारतीय संविधान इतना बड़ा संविधान होता है, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां। अनुसूचियां क्या बताएंगे, भाग कितने, 22। ये 22 भाग का क्या मतलब, अरे भाई ये पूरी की पूरी किताब है, हासिल किताब है, इसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई एक तो लेकर लास्ट तक। तो इतनी सारी बातों को जब दिक्कत खड़ी हो जाए ना, समझने में खतरनाक हो, तो उसे हम क्या करें, भागों में बांट लो। पहले 1 से लेकर अनुच्छेद 5 तक के एक भाग बना दिया, 5 से लेकर 11 तक दूसरा भाग बना दिया, 12 से लेकर 35 तक तीसरा भाग बना दिया, 36 से लेकर 51 तक चौथा भाग बना दिया। ऐसा क्या हो, जो एक चीज एक साथ रिलेटेड चीजें होंगी उन्हें एक साथ रख दिया, जो एक साथ रिलेटेड चीजें उन्हें एक साथ रख दिया, एक साथ रिलेटेड चीजें होंगी, ताकि हम पढ़ने वाले व्यक्तियों को जो सामने बैठे हुए उन्हें सुविधाएं प्राप्त हो जाए। ये सर नो बात समझ नहीं बात है, इसलिए हमने भागों में बांट दिया सर, 22 भागों। हमने क्यों बांटा, अम्बेडकर साहब ने बांटा, उन्होंने बनाई थी किताब, सही बात है। 12 अनुसूचियां, ये 12 अनुसूचियां अलग, ये उससे अलग है, ये अलग और ये अलग। ये संविधान का हिस्सा तो है लेकिन संविधान से अलग, कॉन्स्टिट्यूशन खोल कर देखोगे उसमें अलग करके लिखी हुई है। ऐसी ही हमारे संविधान के अंदर किताब है, संविधान एक प्रकार की किताब है, तो उस किताब के अंदर क्या क्या लिखा हुआ, कौन कौन सी चीजें वो पढ़ रहे हैं। हमें क्या लग गया, क्या संविधान की किताब है, हाँ सर किताब। इसके अंदर कितने चैप्टर है, देखते हैं इसके अंदर कितने चैप्टर है सर। हाँ इसके अंदर 1 से लेकर सर, इसके अंदर पहले नंबर पर पहले चैप्टर, पहले भाग को मैंने बांट दिया, एक भाग एक लिखा हुआ नहीं, यहाँ लिखा कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऐसा लिखा हुआ, संवैधानिक ढांचा लिखा हुआ। उसके बाद दूसरे भाग चले जाओ, और पहले भाग में कितने, 12 चैप्टर है। इसी तरह जो संविधान की ओरिजिनल किताब देखोगे ना खुलकर, उस संविधान की ओरिजिनल किताब के अंदर टोटल 22 भाग इस तरह, कितने भाग, 22 भाग। और ऐसा करके 1 से लेकर 1 से लेकर 395 तक अनुच्छेद, शुरू के 1 से लेकर जो 5 तक उन्होंने तो मिला के एक भाग बनेगा, 5 से लेकर 11 तक उन्होंने मिला के 2 भाग बनेगा, 12 से लेकर 36 तक 35 तक उन्होंने मिला के तीसरा भाग बनेगा, 36 से लेकर 51 तक वहाँ चौथा भाग बनेगा, फिर आगे चलते रहेंगे इस तरह 5, इस तरह करके 22 भाग आएंगे। कितने भाग आएंगे, 22 भाग। धीरे धीरे करके हम सारे पढ़ेंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब याद हो जाएगा आगे। इतनी बात बताओ समझ में नहीं आई, लिख भी लोगे समझ में भी आएगा। वन डे हो 2 डे हो 3 डे कोई सा किताब हो, सबकी पढ़ाई एक जैसी हो, सब कहने की बातें हो, बकवास बातें हो, अलग अलग पढ़ाई करो जाकर। पढ़ाने का समझने का तरीका हो अलग अलग तरीके का। अनुच्छेद बैठ के याद करो तो बर्बाद हो जाओगे, अनुच्छेद याद कर कभी अनुच्छेद नहीं होते, जोन सा जिस तरह रिलेटेड होगा वही आएगा। जो भी मैं बात बताता चले जाऊंगा ना, क्वेश्चन भी सारे होते चले जाएंगे, प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, इंटरव्यू का भी, सारा का सारा। और धीरे धीरे हम ऐसे करके पिरो देंगे पूरा का पूरा। 10 क्लास के बाद ऐसे लगेगा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन आता ही नहीं, 30 दिन के बाद ऐसा लगने स्टार्ट हो जाएगा। प्रीलिम्स भी तो आने वाला ना यूपीएससी का, सही बात है। तो उसमें भी समझ जाओ सारा 18-20 क्वेश्चन आराम से सही होने वाले, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का इस बार, एक भी क्वेश्चन तुक्का भी मारेंगे ना आराम तो वो भी सही जाएगा ऐसा करके, क्योंकि हम सुबह क्लास में समझ लिया है। सही बात है, सीधा डायरेक्ट इसका रिफ्लेक्ट पड़ेगा वहाँ, मतलब बहुत बड़ा मेजर पोर्शन साबित होगा तुम्हारे लिए इस बार, याद रखना बात है, ठीक। दूसरे नंबर पर चलो, और बताओ जी इसके बारे में, ठीक। अच्छा अब वर्तमान समय में क्या हो चुका, वर्तमान समय में समझ लो 4 से 65 के आसपास अनुच्छेद बैठे होंगे इसमें जाकर, क्योंकि संसद 270 है ना, इसके साथ इनके अंदर बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। 100 कितने हो चुके, 104 हो चुके अब तक, 106 हो चुके, 106 हो चुके। अब तो सोचो 395 अनुच्छेद है, इसमें 106 और जोड़ लो, कितने बैठेंगे, इतने सारे अनुच्छेद बैठ गए होंगे अब तक तो मिलाकर। लेकिन कोई बात नहीं, जो भारतीय संविधान है इसमें इतने अनुच्छेद, अब वर्तमान समय में 12 अनुच्छेद, पहले कितनी थी अनुसूचियां, 8 अनुसूचियां पहले कितनी थी, 8, अब कितनी हो चुकी, 12। इससे तुलना करके लिख दोगे। अच्छा लिखना, अगर मुझे यहाँ एक लाइन लिखनी पड़ेगी तो मैं कैसे लिखूंगा, और समझाता हूँ कैसे लिखूंगा। भारतीय संविधान में जहां अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद है, 7 अनुच्छेद है, अमेरिकी संविधान में 7 अनुच्छेद है तथा ऑस्ट्रेलिया संविधान में 128 अनुच्छेद है। वहीं भारतीय संविधान की बात करें तो उसमें 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां और 22 भागों का समावेश किया गया है। ऐसा करके लिखोगे, कितनी मस्त लाइन लिखी जाएगी लिखने के लिए। ये सर नो, आ जाओ दूसरे नंबर पर चलो। दूसरे नंबर पर जब हम दूसरे नंबर पर चलोगे तो हमारा संविधान एक प्रकार का, पता कौन सा संविधान है, आओ समझते हैं। इस लाइन से क्या पता लगा, इससे की चीज पता लगी कि भारत का संविधान ना, सुनो, इससे क्या पता लगा, भारत का जो संविधान है एक प्रकार का विशाल का संविधान है। इसे पहला पॉइंट नहीं मानना मैं, ऐसा मतलब लग रहा है सच में भारत का संविधान एक विशाल का संविधान है। पहला पॉइंट मैं अगला मान लूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे क्वेश्चन देखो क्या बना रखा है मैंने,
क्वेश्चन की डिमांड भी समझेगा, जो जो पूछा उसका उत्तर कैसे दिया जाएगा। भारतीय संविधान के विशालकाय संविधान में होने के उत्तरदायी कारक कौन कौन से, अब पता लगा तुम्हें। विशालकाय संविधान तो है वो, इतनी लाइन तो क्या पता लगा, भारत का संविधान बड़ा संविधान है। अब जो पहला पॉइंट लिखा होगा उससे पता लगेगा कि सच में भारत का संविधान विशालकाय संविधान तो है। क्यों विशालकाय संविधान, इतना बड़ा संविधान क्यों बनाया हमने, वो समझ गए। अब ये पता लगेगा इस लाइन से, तो कौन सी लाइन कहाँ लिखनी, इसका भी बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करना सीखना। वही बात है, जब तुम किसी से बात करते हो कौन सी बात का कहाँ इस्तेमाल करना, सही बात है। मान लो यहाँ तो मैं पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस की बात, वो लड़की बीच में तो मुझे रही, भाई जी जो वो होता PHWR रिएक्टर्स था, उसके बारे में क्या है, कोई सेंस है इसका, कोई सेंस है इस बात का बीच में, सही बात है। अब बताओ से क्यों नंबर मिल रहा, ठीक, तो क्या कहेंगे, इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, सही बात है। ऐसा क्या हो गया कि भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान बन गया। हेलो सुनियो, सुनो सुनो, भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान क्यों बन चुका, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यार इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों, ऐसा क्या कारण है, कौन कौन से फैक्टर हैं। पहली खास बात, एक तो हमारे यहाँ जो भौगोलिक कारक, भौगोलिक कारक का मतलब हमारे यहाँ भौगोलिक विविधता पाई जा, हर प्रकार की विविधता हमारे यहाँ। जब भारत का संविधान बनाया गया ना तो उसमें सबका ध्यान रखा गया। भौगोलिक कारक का मतलब यार एक बात बताओ, पहाड़ के लोगों की समस्या अलग होगी, मैदान के लोगों की समस्या अलग होगी, राजस्थान वालों की समस्या अलग होगी, जम्मू कश्मीर वालों की अलग होगी, लद्दाख वालों की अलग होगी, नहीं होगी, दक्षिण भारत वालों की समस्या अलग होगी, नहीं। इतना सारा भौगोलिक कारक कि अब सबकी बातों को एक साथ उनके लिए सिंगल डॉक्यूमेंट तैयार करना ऑटोमेटिक, तो सबकी बातों को लिखना पड़ेगा क्योंकि समानता के अधिकार का ध्यान रखना पड़ेगा। अरे भाई मैं कल को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने चले जाऊं तो मैं भारत के संविधान में केवल ये 5-4 राज्यों की बात लिखूंगा या सब भारत के सभी राज्यों की बात लिखूंगा। अब जब मैं अधिकार देने जा रहा हूं किसी को तो सबको अधिकार दूंगा या 2-4 लोगों को अधिकार दूंगा, सब तो सभी को ऑटोमेटिकली ये बात तय है, फिक्स, क्योंकि भौगोलिक कारक जिम्मेदार है इसके लिए। अब भौगोलिक कारक जिम्मेदार होने का क्या मतलब, सुनूंगा मैंने क्या बताया, कि आपने बताया कि भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान इसलिए हो चुका, क्यों, इसलिए क्योंकि भारत के अंदर ना भौगोलिक विविधता पाई जा, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी यहाँ से, तो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी पाई जाए, यहाँ से भौगोलिक विविधता पाई जाए। भौगोलिक विविधता होने का मतलब इतना बड़ा देश है यार हमारा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं, और उन समस्या का समाधान करने के लिए, निदान करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए, उन्हें डिस्टोर्ड करने के लिए तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर लिखना ही पड़ता है। हर वर्ग कुछ हुआ, जब हर वर्ग कुछ हो गए तो ऑटोमेटिक कोई चीज बड़ी हो ही जाएगी, तुम चाह कभी से रोक नहीं सकते। ये सर नो पक्की बात है, ठीक। तो जो लोग आरोप लगाते हैं इतना बड़ा संविधान बनाकर रख दिया तो उनका आरोप खारिज होगा, नहीं होगा, सही बात है। हर प्रकार की विविधता, दुनिया में 8 धर्म बसा, 8 के 8 धर्म हमारे देश में, जिस हमारे यहाँ से भौगोलिक विविधता तो है ही, सांस्कृतिक विविधता भी है। भौगोलिक विविधता का क्या मतलब, वो हमारे यहाँ जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी तो है ही, हमारे यहाँ कल्चर डाइवर्सिटी भी है, अलग अलग प्रकार का कल्चर। पहाड़ के लोग अलग तरीके से डांस कर रहे हैं, उन्हें अलग तो बजाना, उनके देवता अलग, मैदान वालों के देवता अलग, दक्षिण भारत वालों के देवता अलग, उनका रहन सहन अलग। अगर उनका नहीं लिखा तो वे नाराज हो जाएंगे, उनका नहीं लिखा तो वे नाराज हो जाएंगे, उनका नहीं लिखा तो वे नाराज हो जाएंगे। अम्बेडकर साहब के सामने सबसे बड़ी समस्या थी सबका एक साथ सबके बारे में लिख कर और सबको बराबर का अधिकार देना और सबका प्रॉपर मात्रा में ध्यान रखना। इतना आसान काम नहीं है था। उस बंदे के बारे में सोच कर देखो जिसने आज तक भी कोई चाहे कभी गलती नहीं निकाल पाता, पूरा सुप्रीम कोर्ट आज तक भी एक लाइन का इंटरप्रिटेशन कर रहा है। तो उस भारत का संविधान बड़ा होना लाजमी था, इसे चाह कभी कोई बचा नहीं सकता। सही बात है। कल को आरोप लगा, इंटरव्यू में पूछ कि भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान क्यों बना दिया, कारण क्या है इसके, कौन कौन से फैक्टर इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। अब आराम से दोगे कि हमारे यहाँ सर, हमारे यहाँ भौगोलिक विविधता भी थी, भौगोलिक विविधता, इसके बाद हमारे पास सांस्कृतिक विविधता भी थी, भौगोलिक और सामाजिक और बहुत सामाजिक विविधता भी थी हमारे पास, और जाति देखो हमारे पास यहाँ इतनी सारी जातियां, इनका तो ध्यान रखना था। तो भारत के संविधान में सबका ध्यान रखा गया, जातिगत विविधता का भी, सांस्कृतिक विविधता का भी और भौगोलिक विविधता का, 3 शब्द लिखने जा रहा हूँ। सही बात है। पहली खास बात, कारक क्या है, कौन कौन से, पहला कारक भौगोलिक विविधता, भौगोलिक, भौगोलिक कोमा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक, सांस्कृतिक लिखते, सामाजिक सांस्कृतिक एवं जातिगत विविधता, जाति कास्ट नहीं देखिए हमारे, जातिगत विविधता, जातिगत विविधता, इनमें विविधता हमारे यहाँ से। अब इतनी सारी जातियों के बारे में लिखना आसान बात थोड़ा ही था, तुम लिख कर दिखा दो मुझे। और एक भी व्यक्ति छूट नहीं पाया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन मुझे कॉन्स्टिट्यूशन की कमियां भी पता, मैं तुम्हें यहाँ बताने के लिए मैं मजाक नहीं कर रहा, रिलेटिव बात बता रहा हूँ, इस लेवल पर मजाक पढ़ाई करेंगे। सही बात है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना अच्छे लेवल पर जाकर तो वहाँ की कमियां भी निकाल दोगे तुम, ठीक है। यहाँ में बात नहीं करने का, जब ऑप्शनल पढ़ेंगे जब बता दूंगा। सही, ऐसा कौन सा पहलू जिसे छुआ नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन, पता तुम्हें
एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन से बाहर रहेगी, बताऊंगा बाद में, बता दो मजाक नहीं कर रहा भाई। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब सब सारे पहलू कुछ होगा ही नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन देखो 384 बंदे बैठे थे वहां जब संविधान बना जा रहा था, 384 389 के आसपास, समझ 350 के आसपास बंदे थे और देश के कोने कोने आए थे। ठीक, एक बात ऐसी रहेगी जो बिल्कुल है, तो मतलब उस टाइम पर हाथा भी नहीं ना, समय के साथ हो तो उन्होंने प्रावधान खोल रखे उस समय की समस्या, लेकिन संविधान में नहीं है। सोच सर्च करके बताना, देखता हूँ कितनी बुद्धि चलाते हैं। हर चीज के बारे में नहीं, पशुओं के बारे में, पक्षियों के बारे में, पर्यावरण के बारे में, आदमियों के बारे में, सबके बारे में इसमें रोक रख दिया, लेकिन एक पहलू ऐसा रहेगा जो संविधान में छू नहीं पाए। ऐसी इंटरव्यू में पूछा सवाल। तो भौगोलिक विविधता हमारे यहाँ, सांस्कृतिक विविधता, जातिगत विविधता। दूसरे नंबर आ जाओ, इसे देख लो, दिमाग घूम गया, चलो रहने दो, ज्यादा राजनीतिक चेतना जाग जाएगी तुम्हारे अंदर। और दूसरा क्या है भाई, हमारे यहाँ से जनसंख्या भी हमारे यहाँ बहुत ही है, हमारा मुल्क इतना बड़ा, तो हम क्या करेंगे बताओ, सही बात है। तो भारत का संविधान तो फिर बड़ा होना ही है, तय है, सही बात है। अब तुमसे पूछो क्या क्या कारक, क्या कारण, कौन से कारक, ये कारक है भाई भौगोलिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक विविधता हमारे यहाँ से, और उनके सबकी बात रखना, तो फिर तो क्यों होगा भारत का संविधान बड़ा, होगा ही होगा। अब दूसरी खास बात बड़ा होने के, हमारा संविधान एक प्रकार का संघात्मक संविधान है। कौन सा संघात्मक संविधान, भारत का संविधान, भारत का संविधान। अच्छा, अगर संघात्मक संविधान होगा तो बड़ा हो जाएगा, ध्यान से सुनो, संघात्मक से भारत का संविधान, संघात्मक संविधान, संघात्मक, जब संघात्मक की मैं बात करता हूँ ना, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जब फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो बड़ा हो जाएगा हमारा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। यस, क्यों, जब भी हम संघात्मक की बात करते हैं ना, तो राज्यों की बात को भी वहां आराम से लिखते हैं बैठकर, केवल दुनिया संविधान बनाया प्रधानमंत्री के बारे में लिखकर बैठ गए। जब जहाँ संघात्मक संविधान होगा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के, राज्यपाल के बारे में लिखना पड़ेगा, और जितने सारे मुख्यमंत्री होंगे इनके सबके बारे में लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये बात थी भाई, तो फिर तो ऑटोमेटिक बड़ा होना ही था। तो इसका मतलब ये एक कारण यो भी होगा, एक कारक यो भी होगा, जिससे पता लगा रहा है भारत का संविधान संघात्मक संविधान है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा संविधान बड़ा होगा ही होगा। दोनों बात तो समझ में आ रही नहीं, जो मैं बातें लिख के चल रहा हूँ सच में वेरीफाई होगी, में टाइम लगेगा, धीरे धीरे मेंस लिखने में टाइम नहीं लगता। और तीसरे नंबर पर चलो, तीसरे नंबर पर, अच्छा तीसरे नंबर पर और बताओ क्या कारण हो सकता भारतीय संविधान के इतना बड़ा होने के कारण। इतना बड़े कारण ये भी है, देखो एक कारक ये भी जिम्मेदार है, भारतीय संविधान के जो भारत शासन अधिनियम 1935 का, इंडियन कौन था एक्ट, हाँ भारत शासन अधिनियम 1935, यानी इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, कौन सा था, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट था ना, हाँ गवर्नमेंट एक्ट कौन सा, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन शासन अधिनियम, अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, उसके 2/3 प्रावधान को आराम से उठा के रख लिया। आप सोच लो, उसके 2/3 प्रोविजन को उठाकर, यानी 2/3 का मतलब पता क्या हो, 2/3 का मतलब देखो क्या हो, 2/3 100 से गुणा कर दो कितना बैठा होता, 2/3 2/3 3 मतलब 2 हिस्से, लगभग 75% मान लो, सही बात है, 2/3 हिस्सा भाग दे दो ना सर, कितना बैठेगा बताओ, 200, 200 बटे कितना बैठेगा 3, 3 तक कट्टे कितना बैठेगा 3 छंग 18, कितना बैठेगा 60% से ज्यादा, 60% से ज्यादा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 का डाल रखा, 60% से ज्यादा हिस्सा ना भारत शासन अधिनियम 1935 का डाल रखा है इसके अंदर, भारत के संविधान के अंदर। अब बताओ 60% हिस्सा, और जो भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट हो, जो 3 गोलमेज सम्मेलन के बाद आया था, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, राउंड टेबल हुए थे नहीं, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 3, उसके बाद आया था ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 है। और जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंदर बहुत सारी बात लिखी हुई, और उन बहुत सारी बात के अंदर तो 60% बातें, अगर 100 बातें लिखी हुई ना, 100 में तो 60 बातें उठाकर भारत के संविधान में डाल दी गई, फिर तो बड़ा होना ही था, फिर तो बड़ा होना ही था। तो तीसरा कारक काम कर रहे हैं जी। और क्या, कितने पॉइंट हो गए, 3। चौथे नंबर का जाओ, चौथे नंबर का पॉइंट नेहरू रिपोर्ट, कौन सी रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट आई थी, अच्छा नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में। अच्छा 1928 में नेहरू रिपोर्ट क्यों आई थी, सुनूंगा मैं सारे पॉइंट तुमसे। नेहरू रिपोर्ट आई थी, देखो अंग्रेज थे ना हमारे पर शासन कर रहे थे, वे ना हम इतना समझते थे, इतना नीचा समझते थे, कहते भारत के जो लोग, भारत में एक भी व्यक्ति नहीं ऐसा है, कोई ऐसा है नहीं जो भारत के लिए संविधान बना सके और भारत को संचालित कर सके। कह रहे हम तो तुम कल को आजाद कर दो, अच्छा कह रहे हम तो यार तुम आजादी क्या कर रहे हैं, अरे में कोई है ऐसा कैपेबल जो इसे चला सके आराम से, क्यों कर दो हम तुम आजाद। चलो सुनो, तब जाकर मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताश्री,
सही बात है। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाल ली थी, उसका नाम था नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट 1928 थी, 1928 में रिपोर्ट आई थी। जब 1928 में रिपोर्ट आई, अंग्रेजों के हाथ पैर फूलने स्टार्ट हो गए। अरे यार ये तो बहुत कैपेबल है। सही बात है। इसकी फिर आलोचना करनी स्टार्ट करी अंग्रेजों ने। उन्होंने कहा देखो हम अपने देश को ऐसे चलाएंगे, नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट में बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई थी, और ये बातें अम्बेडकर को अच्छी लगी थी। जब ये संविधान बना रहे थे ना, तो संविधान बनाते वक्त उन्होंने नेहरू रिपोर्ट का भी 60% से ज्यादा इसमें डाल दिया। लगभग पूरी नेहरू रिपोर्ट इसमें आएगी, कुछ कुछ छोड़ दो, कुछ प्रावधान छोड़ दो। तो फिर तो भारतीय संविधान बड़ा बनना ही था। कितने कारक हो गए तुम बताओ भैया? 4। तो अगर तुमसे पूछो भारत का संविधान बड़ा संविधान है, आप कहोगे हाँ सर भारत का संविधान बड़ा संविधान है। अब मैं पूछूंगा तुमसे, बताओ कि भारतीय संविधान के बड़ा होने के पीछे कौन कौन से कारक है? 4 कारक समझ में आ चुके हैं। 5वां कारक में तुम बताओ। कारक मतलब फैक्टर। 5वें नंबर का कारक बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा तो बताओ 5वें नंबर का कारक क्या हो सकता है? अरे भाई भारत का संविधान बनाया गया है ना, तो भारत का संविधान बनाने के लिए ना अम्बेडकर साहब ने कम से कम 12-13 देशों के संविधान, उस टाइम पे इतने ही संविधान थे जो पॉपुलर थे, फेमस थे। सही बात है। पूरी दुनिया के 12-13 संविधान उन्होंने स्टडी करे, और उनके अंदर जो अच्छे अच्छे प्रोविजंस थे। इस संविधान के अंदर, अमेरिका के संविधान के अंदर, यार ये तो बहुत अच्छी चीज लिखी हुई यार। ये तो विधि के शासन की संकल्पना, रूल ऑफ लॉ, ये तो ब्रिटेन के संविधान के अंदर लिखा हुआ। इसको उठा के सीधा उठा के यहाँ तक कट करा तक उस बात को नोट्स बनाया, उसको अपने भारतीय संविधान में जाकर लिख दिया। सही बात है। यानी 12-13 देशों के संविधान स्टडी करे, इसलिए तो उन्होंने वर्ग दिया। सही तरह एक संविधान नहीं बनाया था उन्होंने, 12-13 के पढ़ कर इनके अंदर यह बात अच्छी बात लिखी हुई। उसने देखा यार ये तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये तो आयरलैंड का संविधान है, ये तो मुझे पूरा पढ़ा पहले बैठकर। और यहाँ के लोगों के ये प्रावधान फायदा पहुंचा रहे, क्योंकि मैं भारतीय संविधान में रख दूं जाकर। हाँ 12-13 देशों के संविधान को स्टडी करके उनके अंदर जो अच्छी बात लिखी हुई थी, और जो बात वहाँ के लोगों को फायदा पहुंचा रही थी सच में, फिर उसे यहाँ के अनुरूप ढालना इतना आसान काम नहीं है। आज ये बात मत कहना भारत का संविधान एक कॉपी पेस्ट संविधान है। सही बात है। इतना आसान काम नहीं है इसी के अनुरूप ढालना, जबकि भारत के अंदर भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक विविधता हो, इतना विविधता भरा समाज हो, यहाँ हर प्रकार की जाति धर्म की विविधता हो, और फिर भी उनके अनुरूप ढाल के भारत के लोगों को संतुष्ट करना, ये इतना आसान काम नहीं है। सही। आरोप तो मत लगाओ, जब कुछ कर नहीं सकते तो आरोप ही लगा दोगे। सही बात। आरोप लगाना किसी को बहुत आसान हो, पहले करके दिखाओ। समझ में आई बात? ये ठीक। तो नेहरू समझ में आ रही बात है क्या करनी उसको जा रही। और तुम अभी आरोप को तुम सरासर खारिज करना, कभी तुम जाकर आरोप लगाने वाले के साथ चल दो क्वेश्चन में। सही बात। अधे लोग है ना, हाँ कॉपी पेस्ट संविधान 1935 से ले रखा है, 28 से ले रखा है। जब उत्तर लिखोगे तो तुम उसकी बात को सपोर्ट नहीं करना, तुम अपने भारत के संविधान की तारीफ करनी भर भर कर, अम्बेडकर की खूब तारीफ करनी। सही बात। और यूं नहीं है कि अम्बेडकर तारीफ करने, अम्बेडकर रात को 3 बजे गिटार बजावते। सही बात है। वे 3 घंटे सोते, ये तारीफ नहीं करनी, तारीफ करनी विचारधारा हो, आइडियोलॉजी में। याद रही बात या चले क्या होगा? 12-13 देशों का संविधान, देशों के संविधान के प्रावधान का समावेशन, प्रावधान का समावेश। इसका मतलब जानो क्या हो, सुनो। 12-13 देश मतलब 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं हो? 12। तो लगभग कहेंगे दर्जन भर देशों, दर्जन भर देशों। तो अम्बेडकर जी ने दर्जन भर देशों को स्टडी करा। सही बात है। स्टडी करके जब फोन करके मेरे तो पूछते हैं, हाँ भाई सुन यार ये लिख दूंगा इसमें बात, मैंने कहा लिख दो, क्या दिक्कत हो रही? दोस्त थे ना, मैं पहले मजा नहीं कर रहा, रिलेटिव पिछले जन्म की बात बता रहा हूँ। सही बात है। लिख दूंगा, मैंने कहा हाँ बढ़िया बात है। उन्होंने मेरे से पूछा फोन करके, हेलो, उन्होंने मेरे से पूछा अच्छा एक बात बता यार, मैंने आयरलैंड का संविधान पढ़ा। मैंने कहा बताओ। अगर मैंने आयरलैंड का संविधान पढ़ा और मुझे इसके अंदर राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो डीपीएसपी बहुत अच्छे लग रहे हैं, और वहाँ के जो लोग हैं ना उन्हें फायदा पहुंचा सके, इसे उठा कर रख दो। मैंने कहा हाँ रख दो। उन्होंने उठा कर मेरे तो पूछ कहाँ रख दी, सर ऐसे करके रखते थे। सही नहीं है क्या? पढ़ाई को लाकर ना इतनी वास्तविकता में जीना आसान बात नहीं है। सही बात है। अगर जो व्यक्ति पढ़ाई को लाकर इतना मजाक में बना सका ना, इसका मतलब उन्होंने अच्छे लेवल पर जाकर पढ़ाई कर रखी, पढ़ाई को में मजाक बना दिया। जान रहे हो क्या मतलब है उसका? समझ बात। कबीरदास अनपढ़ आदमी था, अनपढ़ आदमी, उसका ऑब्जर्वेशन खतरनाक था, वो फिर भी बहुत ज्यादा उसका खतरनाक, इतना डेंजरस कैसे हो सका? मुझे तो ऐसा लगा सच में उसने पढ़ाई करी होगी। ऐसे कैसे लिख देगा कोई, 3 दिन तेरी तिरिया रोवे, 13 दिन तेरा भाई, तिरिया कहते हैं वाइफ को, लोग मर जाएगा ना तो आज 3 दिन तेरी तिरिया रोगी, 3 दिन तेरी तिरिया रो, 13 दिन तेरा भाई, जन्म जन्म तेरी माता रोए करके आस पर आई। कोई नहीं रोने का, तेरी माता के अलावा कोई नहीं आता इस दुनिया में, जगत में कैसा नाता रहे। कबीर को पढ़ो, खोपड़ी खराब हो जाए कबीर को पढ़ क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे? मिट्टी से निकले थे मिट्टी में मिल जाओगे।
सही बात है। ज्यादा अपने रूप को हुसन हुसन पर घबराने की इस पर ज्यादा घमंड करने की जरूरत नहीं है, ईगो करने की जरूरत नहीं है इस पर। कबीर दास की 2 लाइन सुनोगे सारा धरातल भरा है। मतलब कबीर दास किसी अगर सुंदर महिला को फंस जाना राम तक, वो अपनी सुंदरता पर सोचते हैं सुंदर हुई क्यों। सही बात, मुझे नहाना ही चाहिए था। पता क्या बोलता, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाएगा, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाएगा। कितनी मस्त लाइन लिखी, आज मैं पढ़ रहा था, कौन सी थी, तुम्हारा शरीर ऐसा जलेगा जैसे वन की लकड़ियां, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा हाड़ ऐसे जलेंगे तो जैसे वन की लकड़ियां, जैसे वन की लकड़ियां जलती है ना, तुम्हारा ऐसा हाड़ जलेगा। और जो तुम्हारा ये हो ना केस ऐसे जलेंगे, जो तुम्हारे बाल हैं शरीर के ऐसे जलेंगे जैसे घास जलेगा। ठीक। और जो काया ना तुम्हारी है कंचन जैसी काया, उसने कहा कंचन जैसी काया ऐसे जलेगी। सही बात है, कंचन जैसी काया भी जल जाएगी तुम्हारी, और सब मिट्टी में मिल जाएगा जाकर। और माटी पे लेटोगे और माटी बिछोगे। माटी का इतना वर्णन कर रखा है, सब कुछ माटी है। सही बात, माटी बिछोना, माटी रोड़ना, माटी का चिन्हार आ रहे, क्या तन मांझ तारे एक दिन माटी में मिल जाना रे, ऐसा करके लाइन लिखी। क्या गजब की बात है यार। चलो सुनो, कितने पॉइंट हो गए, कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए, 5 पॉइंट। चलो ये भी सही आता है। 6 नंबर का पॉइंट, अच्छा ये बात बताओ करेंगे मुझे, अगर कोई व्यक्ति सोचता जाएगा, जैसे मैं हूँ बीच बीच में सोचता रहता हूँ, तो मेरी क्लास लंबी रहती नहीं जाती। अब क्योंकि वो चिंतन का नतीजा, चिंतन करा गया इस पर, कॉपी तो नहीं कर रहा ना मैं कहीं तो। जब बीच में ये जो बातें मैं बोल कर लेके आ रहा है, ये कॉपी हो रहा है, तो बीच बीच में चिंतन करता हूँ, क्लास में जुड़ता चल जाता है, एक्सपीरियंस अनुभव जुड़ा, क्लास लंबी होगी। अब जरा एक बात बताओ करेंगे मुझे, तो संविधान है ना जो हमारे संविधान के जो निर्माता थे, कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकर थे, उनके चिंतन का परिणाम है। और जब चिंतन का परिणाम होगा तो ऑटोमेटिक बड़ा होगा ही होगा। याद रखिए बात है, ठीक। चलो कितने नंबर का पॉइंट हो गए, 6 नंबर के। तो जो हमारे पास संविधान है ना, ये संविधान निर्माताओं के चिंतन का परिणाम है। किसका परिणाम है, चिंतन का परिणाम, चिंतन का परिणाम। नोट्स में सब अच्छी तरह लिखा हुआ, ये सर याद रखिए बात है। और बताओ कितने पॉइंट हो गए हमारे पास, 6 हो गए। 7वें नंबर का पॉइंट आराम से लिख सकते हो यार, बहुत अच्छा लिखोगे। अब बताओ, सर आइवर जेनिक्स का नाम सुना हुआ तुमने, पता क्या कहा उसने, यार भारत का संविधान इतना बड़ा संविधान है, वो उसकी दुर्बलता, कमजोरी, वो किसी संविधान का, किसी देश का संविधान इतना बड़ा संविधान होगा, इतना बड़ा संविधान होगा, आम आदमी की पहुंच तक नहीं जा पाता वो। जब आम आदमी पहुंच नहीं, आम आदमी अपने अधिकार नहीं जाने का। भाई अमेरिका का संविधान 7 अनुच्छेद सारे, और कोई भी पढ़ लगा जाकर आराम से। सही बात है, तो कह रहा है किसी चीज का इतना बड़ा होना उसकी कमजोरी हो जा, कमजोरी हो। कह रहा भारतीय संविधान का इतना विशाल का होना उसकी कमजोरी। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा, जेनिंग्स, इसका नाम जेनिक्स नहीं है, गलत लिख रखा है, जेनिंग्स नाम है इसका। क्या नाम है, जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स ने कहा, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं या उसमें राजनीति में, ठीक। तो इन्होंने कमेंट करके बता क्या कहा, भारत का संविधान एक प्रकार का विशालकाय से होना इसकी कमजोरी है। समझ बात है, किसने कहा बात है, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा, जेनिंग्स ग लिखना, जेनिंग्स। और इन्होंने कहा ऐसा वकीलों का स्वर्ग है। पता क्या कहा, क्यों कहा वकीलों का स्वर्ग, सुन लो, वकीलों का स्वर्ग पता क्यों कहा, वकीलों का स्वर्ग इसलिए कहा है सर, क्यों, क्योंकि इससे सिर्फ वकील ही समझ सका, आम आदमी कहाँ समझेगा। सही बात है, तो चलो कुछ नहीं मिला तो ऐसा करके ये कहते हैं वकीलों का स्वर्ग, वकील ही समझेंगे, ऐसा आम आदमी की पहुंच से बाहर होगा। ये पॉइंट नहीं लिखना, तुम बस इतने पॉइंट लिखने में, कितने पॉइंट लिखने हैं, 6 पॉइंट लिखने हैं। इतनी बात बताओ समझने की बात। अगर तुम्हारे पास एक सवाल दे दिया कि भारतीय संविधान क्या है, अच्छा बताओ भारतीय संविधान की विशेषताएं बताए, क्वेश्चन देखो क्या है, भारतीय संविधान की विशेषताएं बताइए, क्या भारत का संविधान एक विशालकाय संविधान है, इसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी है। इसका उत्तर आराम से लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता, भाई ये सवाल हो आराम से, सारे इंट्रोडक्शन भी तुम्हारे सामने बोर्ड पर लिखा हुआ। अगर मैं क्वेश्चन दूं तुम्हें, मैंने कहा भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए उसकी विशालकाय होने के पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, इसका वर्णन कीजिए, कर दोगे नहीं कर दोगे, ये हिंदी हो ये इंग्लिश हो और क्या हो। सही बात है, आराम से पूरा उत्तर बोर्ड पर लिखा हुआ, 150 शब्दों में आराम से लिखा जा सकता पूरा उत्तर। और आगे भी बढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे संविधान में। चले चलो भाई, अब हम बात करते हैं किसकी, इसके अंदर 90 प्रावधान भी है और 99 प्रावधान भी है, ठीक। अब जब 90 प्रावधान हो 99 प्रावधान, देखो अगला जो मैं पॉइंट समझाऊंगा ना, इस तरह उत्तरदायी कारक में आ जाएगा वो पॉइंट भी, उत्तरदायी कारक में आ जाएगा वो। जब हम 90 प्रावधान भी रखेंगे 99 प्रावधान भी रखेंगे, दो चीजें एक साथ रखेंगे, बड़ा नहीं हो जाएगा संविधान, तो बड़ा ही हो जाएगा। तो इसका मतलब 7वें नंबर का पॉइंट, कौन से नंबर का, 7वें नंबर का पॉइंट। तो हमारे जो संविधान है ना उसके अंदर 90 प्रावधान भी, 90 प्रावधान हो, एक तो एक वो 99 प्रावधान, 99
नम्मे, एक हो नम्मे प्लस अनम्मे, मम्मे नहीं नम्मे, क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल, क्या बोलते हैं रिजिड, रिजिड, इसे क्या बोलते हैं फ्लेक्सिबल प्लस रिजिड। नम्य प्रावधान कौन से हो? अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन के नम्य प्रावधान बताओ कौन कौन से हो? नम्य प्रावधान वे हो जिन्हें बदलना बहुत आसान हो, आसान, 3 ही लाइन देखो इसमें बस, सही बात है। और अनम्य प्रावधान पता कौन से हो? जिन्हें बदलना बहुत कठिन हो, जिन्हें बदलना बहुत क्या हो, कठिन हो। ऐसे प्रावधानों को हम पता कौन से प्रावधान बोलते हैं? कौन सा डायग्राम तो देखने में कठिन लग रहा है? अनम्य वाला, ये बहुत कठिन लग रहा है नहीं लग रहा? ये बहुत आसान लग रहा है नहीं लग रहा? सही बात है। तो इसका मतलब इसके जो जिस देश के संविधान के जो प्रावधान होंगे वे नम्य हो सके, अनम्य हो सके, या नम्य अनम्य दोनों हो सके। भारत के संविधान में हम नम्य और अनम्य दोनों डाल दिए, और जब नम्य अनम्य प्रावधान दोनों डाल देंगे क्या भारत का संविधान बड़ा संविधान नहीं लगा? हाँ, ये कारण है भारत का संविधान बड़ा हो चुका। अच्छा, नम्य प्रावधान की खास बात जानो क्या हो? नम्य प्रावधान की क्या खास बात हो? नम्य प्रावधान वे हों जिनमें हम संशोधन करने चले, जिनमें हम अमेंडमेंट करने चले, और जिनके लिए हम कठोर प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करना पड़ता, आसान प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ा। सही बात है। तो उसे तो बोलते हैं नम्य प्रावधान, जिसे आसानी से बदला जा सके। और जो अनम्य प्रावधान कौन से हो? अनम्य प्रावधान में हो जिन्हें जो बदलने के लिए जो कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया का, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का अनुपालन करना पड़ेगा, प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा, मतलब उसके बोलते हैं अनम्य प्रावधान। उसे बोलते हैं हमारे पास रिजिड प्रोविजन। लेकिन भारत के संविधान में हमने पता क्या करा? हमने दोनों ही प्रकार के प्रावधान डाल लिए। दोनों ही प्रकार के प्रावधान डालने का मतलब पता क्या है? हमने नम्य भी रखे कुछ प्रावधान तो ऐसे हमने कैसे रख दिए? नम्य, और कुछ कैसे रख दिया हमने? अनम्य रख दिए। ये चीज समझनी, कुछ प्रावधान हमने नम्य रख दिए और कुछ हमने कैसे रख दिए? अनम्य रख दिए। ये समझाने के लिए तुम अगर सिंबल का प्रतीक कर देते तो ज्यादा समझ में आता, सिंबल प्रतीक का यूज कर देते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता। ये सर नो, तो भारत के संविधान में नम्य और अनम्य दोनों प्रकार के प्रावधान है। समझ में आना बात है? चलो ठीक, तो बताओ भारत का संविधान बड़ा संविधान हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अच्छा, नम्य प्रावधान अनम्य प्रावधान हमने एक साथ क्यों डाल ले? नम्य प्रावधान संविधान में हमने इसलिए डाल ले नम्य प्रावधान, ताकि जो भारत का संविधान है ना, एक गतिज व चलायमान दस्तावेज बना रहा है। सही बात है, सब जरूरत के हिसाब से बदलता रहा है। जो बात 50 साल पहले सही थी और वो संविधान में लिख दी गई, आज क्यों नहीं उसे काटना चाहिए भाई? आज के समय के हिसाब से बदलनी चाहिए, नहीं बात बदलनी चाहिए। ऐसा हमने कई बार संविधान में संशोधन करा, कई जगह। सही बात, इस बात को हम समझेंगे। इसलिए हमने, हमारे संविधान निर्माता ना बहुत ही खतरनाक व्यक्ति थे, बहुत दूरदर्शी लोग थे यार वे, उन्हें सब मालूम था आज क्या होगा। इसलिए उन्होंने जानबूझ के भारतीय संविधान के अंदर नम्य प्रावधान डाल ले, ताकि इसे एक गतिज दस्तावेज बनाकर रखा। कल को भारत की सरकार यूं नहीं है कि भारतीय संविधान को फाड़ कर फेंक दो, ये तुम दूसरा बनाओ संविधान, चाह कभी नहीं कर सकती। सही बात है, कहते नहीं क्या, कुछ दिन पहले डिबेट चली थी संविधान को बदल देंगे, कभी भी नहीं बदल सकते। ये तो नम्य प्रावधान है, उसके अंदर कुछ प्रावधान बदल सके, जो नम्य प्रावधान उसे हटा कर दूसरा रख दो, पूरे संविधान को बदल नहीं सकते, इतना हिम्मत नहीं है। नम्य प्रावधान, और दूसरे नंबर पर कौन से? अनम्य प्रावधान। अनम्य प्रावधान क्यों डाल ले? ताकि तुम्हारे मौलिक अधिकार बच जाए, ताकि जो सरकारों से निरंकुश होने से रोका जा सके। सही बात है, जो सरकार है ना उसे रोका जा सके, सरकार के अंदर तानाशाही ना जा, ऐसे प्रावधान डाल ले। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन कर रखा, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन कर रखा है। वे फंडामेंटल राइट्स है ना, वे फंडामेंटल राइट्स तुम्हारे लिए, अगर वे ना उन्होंने कठोर, उनको बदलना, मौलिक अधिकारों को बदलना, तो कठोर प्रक्रिया का अनुपालन करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है बदलना उन्हें। सही बात है, इसलिए जानबूझ के कुछ प्रावधान कठोर कर दिए, जानबूझ के कुछ प्रावधान नम्य कर दिए, लचीले कर दिए, सही फ्लेक्सिबल कर दिए। क्यों? ताकि पूरे देश के अंदर व्यवस्था बनाई जा सके। और दोनों को डालने का अलग अलग कारण है। नम्य प्रावधान क्यों डाल ले? नम्य प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसलिए डाल ले, क्यों? ताकि सरकारों, जो हमारे बाद में जो संविधान है, एक गतिज या चलायमान दस्तावेज बना रहा है, जरूरत के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। सही बात है, जो मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं क्या कह रहा हूँ। नम्य प्रावधान क्यों डाल ले? नम्य प्रावधान इसलिए डाल ले ताकि सरकारें हमारी गतिशील बनी रहा है। सरकारें हमारी कैसे बनी रहा है? गतिशील बनी, सरकार गतिशील बनी रहा है। कैसी बनी रहा है? गतिशील बनी रहा है। तो कौन से प्रावधान डाल ले हमने? नम्य प्रावधान, याद रहा ये बात। अनम्य प्रावधान क्यों डाल ले? सरकार को निरंकुश होने से रोकना, सरकार को निरंकुश होने से रोकना। और का डिक्टेटरशिप आनी चाहिए। अगर सारे के सारे प्रावधान नम्य होते ना तो हाल होता जैसे श्रीलंका का हो रहा है, उसके सारे के सारे प्रावधान नम्य है, आसान उन्हें बदलना, तो वहाँ कभी भी डिक्टेटरशिप आ सके, तानाशाही कभी भी आ सके। जब तानाशाही आ गई ना तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति के द्वारा मुख से निकली हुई सारी बातें कानून बन जाएगी। ये तो गलत बात है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। इतनी बात बताओ समझ में आई नहीं आई? ये 8 बात समझ में आई नहीं आई? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? 8 के बाद अब हम समझेंगे, क्या समझेंगे अब हम समझेंगे भैया, पहले बताओ ये 8 कारक समझ में नहीं आई? ठीक, अगर तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए तुमसे कि बताओ, इतने सवाल पूछ लो,
कि भारतीय संविधान एक विशालकाय संविधान है, इसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी है, इसका उत्तर लिख दोगे आराम से। इन लाइन को और भी खोलकर लिखा जा सके, 8-10 लाइन आराम से बढ़ाई जा सके, लेकिन 8-10 लाइन दिमाग में पड़ी होनी चाहिए ताकि हम आराम से लिख भी सके। ये नहीं है कि हमारे पास डाटा नहीं होना चाहिए, सिस्टमेटिकल तरीके से चलना, सही बात है। उसके बाद अगर तुमसे पूछा जाए सवाल कि भारतीय संविधान की विशेषताओं का वर्णन करते हुए भारतीय संविधान एक विशालकाय संविधान होने के उत्तरदायी कारकों का वर्णन करे, इसे भी आराम से लिखा जा सके। जोड़ जोड़ का सवाल पूछ, समझ में आएगी बात, इसे भी आराम से लिखा जा सका। चल अब हम क्या करते हैं, अब हम समझते हैं सरकार का संसदात्मक स्वरूप और सरकार का अध्यक्षात्मक स्वरूप, बहुत जरूरी है। हमने सरकार का संसदात्मक स्वरूप क्यों अपनाया, यहाँ देखो मैंने विशेषता पढ़ाई थी, भारतीय संविधान में सरकार का संसदात्मक स्वरूप अपनाना था हमने। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम क्यों अपनाया हमने, एक को प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंटरी सिस्टम, एक को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटरी सिस्टम, ये क्यों अपनाया हमने भाई, यही क्यों अपनाया हमने, इसे समझने का प्रयास करते हैं क्यों अपनाया हमने, क्या कारण थे इसके। पहले इतनी बात बताओ, समझ नहीं, ये तो तुम्हारे नोट पर सब लिखा हुआ, तो मैं क्यों ही इस बार बार तुम्हें लिखने का मौका दूं, आगे समझाता हूँ मैं, ठीक है।